Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. The topic which I am going to discuss today is about Werner coordination theory. कल के लेक्चर में हमने ब्लोमस्टैंड और जेनसन थ्योरी को स्टडी किया था, जिसमें मैंने आपको उसको डिटेल से बताया था कि ब्लोमस्टैंड और जॉन जेनसन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के जॉन जेनसन थ्योरी के बारे में चेन थ्योरी को दिया था, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि जो COCl3.6 अमोनिया के स्ट्रक्चर हैं, उन्होंने कोशिश की थी कि वो उसको चेन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। उन्होंने चेन फॉर्म में रिप्रेजेंट करके फिर जो एक्सपेरिमेंट ऑफ कंडक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन था ना, उन्होंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक उसको एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन एक कम्प्लेक्स ऐसा था जिसकी जो हमारे पास नेचर थी वो क्वाइट डिफरेंट थी एज़ कम्पेयर टू अदर कम्प्लेक्सेस। सो उस वजह से उस कम्प्लेक्स को ये जो चेन थ्योरी थी वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, डेट्स वाई उसको डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन उस थ्योरी की इम्पोर्टेंस है क्योंकि उसने हमारे पास जो इंट्रोड्यूस करवाया था सिस्टम फॉर कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के लिए। इसके अलावा उस थ्योरी ने हमें ये बताया था, मेथड बताया था कि हम कम्प्लेक्सेस को कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा उसने ट्राई की थी कि वो एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन और कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सके। अगर हम सीक्वेंस वाइज देखें तो जैसे कि हमने हमारी सीरीज़ चल रही है, मैंने कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे काफ़ी सारे लेक्चर सीक्वेंस वाइज जो हैं वो अपलोड किए हैं। तो जेनसन थ्योरी के बाद जो थ्योरी आई थी ना, उस थ्योरी का नाम है वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय एल्फ्रेड वर्नर इन 1893। ये जो वर्नर थ्योरी थी ना, इसको किसने एक्सप्लेन किया था, इसको किसने प्रेजेंट किया था? एल्फ्रेड वर्नर था। इन 1893 वर्नर वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर एक्सप्लेनिंग दिस थ्योरी इन 1913। उसने 1893 में वर्नर थ्योरी को एक्सप्लेन किया और उसने उसको उसकी एक्सप्लेनेशन पे उसने जो है वो नोबेल प्राइज़ वॉन किया था 1913 में। आज हम वर्नर थ्योरी के बारे में देखेंगे, उसके पोस्टुलेट को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि वर्नर थ्योरी ने कैसे एक्सपेरिमेंट ऑफ कंडक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन को एक्सप्लेन किया। ये बेसिकली वर्नर थ्योरी ही थी जिसने हमें ये जो आजकल हम कम्प्लेक्सेस को लिखते हैं ना, कम्प्लेक्स लिखने का जो तरीका था ना, ये हमें वर्नर थ्योरी ने ही बताया था। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम देखें तो इसका जो पहला पोस्टुलेट है वो ये था कि मोस्ट एलिमेंट एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसी, कि जो एलिमेंट है ना वो एग्जिबिट करते हैं टू टाइप ऑफ वैलेंसीज को। ठीक है, अब वो दो वैलेंसी कौन सी होती हैं? प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, एलिमेंट एग्जिबिट करते हैं दो टाइप ऑफ वैलेंसी को। पहली हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है और दूसरी हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी बेसिकली इट इज़ चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अब जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि अब हमारे सामने एक कम्प्लेक्स लिखा हुआ है, तो उसमें जो मेटल है उसके ऊपर जो चार्ज होगा ना, बेसिकली जो चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज़ द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम। अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट टू सेंट्रल मेटल एटम। प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास वो वैलेंसी होती है, ये हमारे पास चार्ज होता है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर। लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी हम कोऑर्डिनेशन नंबर को कहते हैं। हम ये देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए हैं लिगेंड ने सेंट्रल मेटल एटम को और बांड बनाया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बांड। ये इसका पहला पॉइंट था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल, ये एक ऐसी वैलेंसी है जो आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। ये आयोनाइजेबल वैलेंसी है, जबकि अगर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो ये एक नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका ये है कि प्राइमरी वैलेंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, जबकि हम सेकेंडरी वैलेंसी को एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये रिस्पॉन्सिबल होती है ज्योमेट्री के लिए। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो प्राइमरी वैलेंसी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ये ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी है ये ज्योमेट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी है
वो डायरेक्शनल है। सो ये हमारे पास पहला पोस्टुलेट था वर्नर थ्योरी का, जिसमें उसने बताया था कि जो एलिमेंट है वो एग्जिबिट करते हैं दो टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। मैंने आपको बता दिया कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। अब अगर हम इस चीज़ को एग्जाम्पल के थ्रू देखें ना, तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास है COCl3.6 अमोनिया। अब इसको अगर आप कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखो तो कोबाल्ट विच इज़ सेंट्रल मेटल एटम NH3 और 6 थे, तो मैंने इसके नीचे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिख दिया और इंटू Cl3। अब आप मुझे बताओ इसमें कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है। प्राइमरी वैलेंसी इसकी कितनी होगी, प्राइमरी वैलेंसी होगी 3, ठीक है। और इसके जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6, क्योंकि आप देखो कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है ना बेसिकली चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम होता है। तो इस केस में अगर आप देखो तो अमोनिया न्यूट्रल है, ठीक है। तो Cl चूँकि एक Cl जो होता है वो -1 की वैलेंसी शो करता है ना, तो आप देखो कि इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद 3 Cl लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि क्लोराइड तो -3 की वैलेंसी शो कर रहे हैं, अमोनिया 0 है। तो अगर क्लोराइड -3 है तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर ये काउंटर आइन है ना, तो अगर क्लोराइड -3 है तो उसके ऊपर +3 आएगा इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। इसका मतलब है कि ये +3 किसकी वैलेंसी होगी, कोबाल्ट की, ठीक है। तो इसलिए ये कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो हुई ना +3। सो प्राइमरी वैलेंसी हमारे पास 3 है और सेकेंडरी वैलेंसी देखें कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने सेंट्रल मेटल एटम को, तो वो 6 हैं, तो वो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। तो ये उसका पहला जो हमारे पास है ना वो पोस्टुलेट था। अगर हम दूसरे पोस्टुलेट की बात करें तो उसने बोला था कि एवरी एलिमेंट टेंड टू सेटिस्फाई इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। हर एलिमेंट यही कोशिश करता है कि वो अपनी प्राइमरी और उसके साथ साथ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। अब हम इस कम्प्लेक्स को एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखें तो इसमें हमारे पास आता है कि अगर हम पहली एग्जांपल देखें तो वो उसमें क्या है, COCl3.6 अमोनिया। अब इसको कम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखो, CO +3 NH3 इंटू 6, इस पूरे के ऊपर चार्ज +3 आएगा और Cl-3। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इस पूरे के ऊपर +3, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके ऊपर +3 चार्ज क्यों आया है, क्योंकि अमोनिया तो न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज पूरा है वो कोबाल्ट का चार्ज है और क्लोराइड -3 है, तो काउंटर आइन -3 है, तो कोऑर्डिनेशन के ऊपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +3 चार्ज होगा। अब स्टूडेंट आप देखें कि इस एग्जाम्पल को दिया हुआ है, ये बेसिकली उस पोस्टुलेट को एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने आपको सेकंड पोस्टुलेट पीछे बताया है कि एवरी एलिमेंट टेंड टू सेटिस्फाई इट्स प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। अब आप देखें इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि आपके पास ये जो पहली एग्जाम्पल है ना, इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो हमारे पास है वो कोबाल्ट है, ठीक है। इसके साथ 6 अमोनिया इसको सराउंड किए हुए हैं, इस कोबाल्ट को। अब वो कह रहे हैं कि जो 6 लिगेंड है ना, ये अटैच है एज 6 लिगेंड अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम, सो कोबाल्ट शो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। जब भी आप कोई ऐसा कम्प्लेक्स देखें कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड 6 लिगेंड अटैच हैं, तो वो जो मेटल है वो क्या शो करेगा, वो ऑक्टाहेड्रल उसकी ज्योमेट्री होगी, ठीक है। ऑल द लिगेंड अटैच थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और ये बात आपको पहले से ही मैंने बताई है, अपनी पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि लिगेंड और मेटल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो किसके थ्रू बनता है, वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। और क्लोराइड आइन अटैच आयोनिकली विद कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और आप देखो कि ये जो 3 क्लोराइड आइन है, मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये जो आपके सामने बना हुआ है, कोबाल्ट मिड में है और इसके सराउंडिंग 6 अमोनिया है और क्लोराइड 3 उसके बाइन है, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि इस एग्जांपल में क्या है ना कि 6 लिगेंड अटैच है सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। और जितने भी लिगेंड है ना ये अटैच हैं थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और इसके अलावा जो क्लोराइड आइन है वो कैसे अटैच है, आयोनिकली, वो आयोनिकली अटैच है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ। सो ये हमारे पास इसमें उसकी प्राइमरी वैलेंसी भी सेटिस्फाई है और सेकेंडरी वैलेंसी भी। नेक्स्ट अगर आप देखो एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, इसमें क्या है ना कि एक अमोनिया कम हो गया है। एज कंपाउंड हैज़ 5 अमोनिया बट सेकेंडरी वैलेंसी इज स्टिल 6 फॉर कोबाल्ट। आपने याद रखना है कि कुछ मेटल आइन होती है ना, उनकी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना वो फिक्स होती है। अब ये जो कोबाल्ट आपको सेंट्रल में नजर आ रहा है ना, सेंट्रल मेटल एटम, अब इसने 6 बॉन्ड ही बनाने हैं क्योंकि इसकी वैलेंसी ही 6 है। अब इसने 6 बनाए हैं, लेकिन इस कम्प्लेक्स में तो इसके पास अमोनिया 5 है। अब इसको एक और चाहिए, अब वो कौन पूरा करेगा, जो पहले 3 क्लोराइड बाहर थे ना, अब क्या होंगे कि अब 2 क्लोराइड बाहर चले जाएंगे और 1 क्लोराइड अंदर आ जाएगा।
अब पहले वो वाला क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी तो वो एज अ प्राइमरी वैलेंसी तो वो वर्क कर ही रहा था ना, लेकिन अब चूंकि कोबाल्ट को 6 चाहिए थे, लेकिन इस कम्प्लेक्स में अमोनिया के पास, इस कम्प्लेक्स में उसके पास 5 अमोनिया थे। अब उसने अपनी 6 वैलेंसी स्कैंडी वैलेंसी को पूरा करना था, लेकिन उसके पास अमोनिया तो 5 है, इधर ऊपर उसके पास 6 अमोनिया थे, तो उसे क्लोराइड की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है ना कि उसके पास 5 अमोनिया हो गया, अब उसे क्लोराइड की ज़रूरत है। अब वो क्या करेगा कि जो बाहर पहले 3 क्लोराइड थे ना ऊपर वाले कम्प्लेक्स में, अब वो एक क्लोराइड को अंदर ले आएगा। अब वो क्लोराइड आपको पता है कि वो प्राइमरी वैलेंसी के तौर पर तो वर्क कर ही रहा था, लेकिन अब वो अंदर आ गया। अब वो कोबाल्ट की भी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। सो कैन वी कैन से कि जो हमारे पास ये क्लोराइड आयन है ये ना सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, बल्कि साथ साथ ये सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। As compound has 5 ammonia but Scandi valency is still 6 for cobalt. So 6 Scandi valency is satisfied by chloride ion. जो पहले 3 थे अब by 2 हो गया, एक क्लोराइड आयन अंदर आ गया, लेकिन उसको हम प्राइमरी वैलेंसी भी काउंट करेंगे और स्कैंडी वैलेंसी के तौर पर भी काउंट करेंगे। स्कैंडी वैलेंसी के तौर पर क्यों किया? क्योंकि कोबाल्ट को 6 बाड बनाने थे, लेकिन उसके पास अमोनिया 5 थे। अब एक क्लोराइड जो है ना वो बाहर से अंदर आएगा, वो एज अ प्राइमरी वैलेंसी तो कर ही रहा था एक्ट, लेकिन अब वो एज अ सेकेंडरी वैलेंसी भी वर्क करेगा। सो एज कंपाउंड हैज 5 अमोनिया बट सेकेंडरी वैलेंसी इज स्टिल 6 फॉर कोबाल्ट। सो जो 6 सेकेंडरी वैलेंसी है ना वो सेटिस्फाई होगी क्लोराइड आयन से। तो इसमें वो कहते हैं कि जो वर्नर था उसने रिप्रेजेंट किया था। अब क्या वर्नर ने वो बोला कि वो जो हमारे पास एटम जो सेटिस्फाई करेगा ना प्राइमरी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी। मैंने आपको पीछे बताया कि प्राइमरी वैलेंसी को आप डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे और सेकेंडरी वैलेंसी को आप सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करोगे। तो अब इसमें मैंने क्लोराइड के साथ 2 लाइनें क्यों लगाई हुई हैं? क्योंकि पहले क्लोराइड सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा था, तो वो बाहर था कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। अब चूंकि कोबाल्ट को ज़रूरत पड़ी, उसके पास एक बाड कम हो रहा था, अब जब वो अंदर आया तो प्राइमरी वैलेंसी तो वो शो कर ही रहा था। उसके बाद साथ सॉलिड लाइन हमने क्यों लगाई है? क्योंकि ये दिखाने के लिए कि ये क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर भी एक्ट कर रहा है और प्राइमरी वैलेंसी। सो मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है कि जो 6th वैलेंसी है ना वो सेटिस्फाइड बाय क्लोराइड आयन। सो वर्नर ने रिप्रेजेंट किया था सच अ बाड, जो ऐसा बाड होगा ना बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल एटम, वो डॉटेड और सॉलिड दोनों लाइन से जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद वर्नर आर्ग्यूड दैट those chloride ion are precipitated as AgCl which only satisfy primary valency। उसने ये बोला था कि वो क्लोराइड आयन, अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ना ये सिल्वर के साथ मिलके प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, लेकिन अब वो ये अब वर्नर यहाँ पर इन लाइंस में वो ये कह रहा है कि वो क्लोराइड आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है ना वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे एज AgCl और वो सेटिस्फाई करेंगे सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को। लेकिन वो क्लोराइड आयन जो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है वो प्रेसिपिटेट नहीं हुए, जैसे कि आप इस कम्प्लेक्स में देख सकते हैं। ये जो क्लोराइड आयन है ना ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ गया है, अब ये सिल्वर के साथ मिलकर प्रेसिपिटेशन नहीं करेगा, अब ये दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन वो क्लोराइड आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, जब हम इस कम्प्लेक्स को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट बनेगा, तो एज अ AgCl प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। लेकिन वो क्लोराइड जो दोनों लाइनों से रिप्रेजेंट है डॉटेड और सॉलिड लाइन से, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड अटैच है। सो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं होगा। तो वर्नर ने यही बात की थी कि दोज क्लोराइड आर प्रेसिपिटेटेड एज AgCl, वो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को ही सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ वो ही AgCl की फॉर्म में प्रेसिपिटेट होंगे। वो क्लोराइड जो इसमें सेटिस्फाई कर रहा है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, वो हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसी की एग्जांपल जो हमने पास्टुलेट 2 पढ़ा था, अब इसमें क्या हुआ ना कि 4 अमोनिया हो गया। ठीक है, अब यानी कि पहले 6 अमोनिया थे, फिर 5 थे, फिर 4 थे। जब 6 अमोनिया थे, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल में बताया है, 6 अमोनिया थे तब क्या था, तब उससे कोबाल्ट को ज़रूरत नहीं थी, उसके 6 बांड पूरे थे। 5 अमोनिया हुए तो कोबाल्ट को ज़रूरत पड़ी कि वो अपने बांड पूरे करे, तो उसने क्या किया कि एक क्लोराइड आयन को ले लिया। ठीक है, वो क्लोराइड आयन एज अ प्राइमरी वैलेंसी तो वर्क कर रहा था, लेकिन अब वो सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर भी करेगा। अब इस कम्प्लेक्स में देखें ना तो 4 अमोनिया है। अब कोबाल्ट को अपने 6 बांड पूरे करने के लिए कितने क्लोराइड की ज़रूरत पड़ेगी? 2 क्लोराइड। तो अब पहले 3 क्लोराइड बाहर थे ना, अब क्या करेगा कोबाल्ट कि इस कम्प्लेक्स में 2 क्लोराइड अंदर आ जाएंगी। ठीक है,
अब स्टूडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आपको बार बार ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो क्लोराइड जो बाइट थे, ठीक है, वो सिल्वर के साथ प्रेसिपिटेट होके तो AgCl की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो क्लोराइड अंदर आ जाते हैं वो एज अ प्राइमरी वैलेंसी तो वर्क कर ही रहे होते हैं, जो कि आपने पहले एग्जाम्पल में देखा है। लेकिन अब वो जब अंदर आ गया ना, तो वो कोबाल्ट को भी उसकी सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। डेट्स वाई अब क्या होगा कि इन दिस केस 2 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई, अब इस केस में 2 क्लोराइड आयन सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी को भी और सेकेंडरी वैलेंसी को भी, और ये फर्मली फिक्स्ड होते हैं इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर विद सेंट्रल मेटल एटम थ्रू कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो ये हमारे पास प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। हाँ, इस कम्प्लेक्स में क्या होगा कि एक क्लोराइड आयन अब जो रह गया ना बाहर, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा सिल्वर के साथ, बाकी जो 2 क्लोराइड आयन अंदर आए हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं होंगे। अब अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या है, COCl3.3 अमोनिया। इसमें अगर आप देखें तो क्या होगा कि अब इसके पास 3 अमोनिया, लेकिन कोबाल्ट को तो अपने 6 बॉन्ड पूरे करने हैं। अब वो क्या करेगा कि जो 3 क्लोराइड बाहर थे ना, वो तीनों के तीनों क्लोराइड को अंदर ले आएगा। इस केस में क्या होगा कि कोई भी क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट नहीं होगा। इस तरह उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो दोनों हैं, वो इसमें हमारे पास क्या होगा कि 3 क्लोराइड आयन ये जो अंदर आएंगे, तीनों क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी के तौर पर भी एक्ट करेंगे और सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर भी एक्ट करेंगे। तो एज अ रिजल्ट नो क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट। सो स्टूडेंट, ये सेकंड पोस्टुलेट था वर्नर थ्योरी का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो तीसरा पोस्टुलेट इस थ्योरी ने दिया था वो ये था कि प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाई बाय, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, जैसे कि आपको पता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर जो आयन होता है, वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आयन होता है, हम ओवरऑल काउंटर आयन उसको बैलेंस करता है। वाइल जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो सेटिस्फाई होती है नंबर ऑफ लिगेंड से, कि कितने लिगेंड अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। नेक्स्ट अगर हम इसका पोस्टुलेट देखें तो वो हमारे पास है कि ईच कम्प्लेक्स कंपाउंड हैज़ मेटल एटम। हर कम्प्लेक्स, आपने देखा होगा कि कोई भी कम्प्लेक्स आपके सामने आगे आ जाए, उसमें क्या होता है कि एक मेटल एटम होता है जो कि सेंटर में सैचुएट होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसके अलावा नंबर ऑफ ग्रुप आर आइन लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम, और जो उसके अराउंड होते हैं हम उनको लिगेंड कहते हैं, ठीक है। उसको नंबर ऑफ लिगेंड भी कहते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी यही होता है कि कितने लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं, सेंट्रल मेटल एटम को डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट था कि नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, वो फिक्स्ड होती है हर मेटल आयन के लिए। जैसे कि आपने पीछे देखा है कि कोबाल्ट की 6 थी तो वो 6 ही रही। अगर अमोनिया कम हुए तो उसने क्लोराइड को अंदर अपने कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ला के उसने अपनी वैलेंसी पूरी की, ठीक है। तो ये आप याद कर लें कि कुछ स्पेसिफिक, कुछ जो मेटल है ना उनकी फिक्स्ड होती है सेकेंडरी वैलेंसी। लाइक हमारे पास जो पीट या पॉजिटिव फोर्स में उसकी 6 वैलेंसी होगी, वो 6 बॉन्ड ही बनाएगा। CO3 पॉजिटिव जो है उसकी भी 6 है, Fe3 पॉजिटिव की भी 6 है। इसके अलावा अगर आप सिल्वर की बात करें तो उसकी 2 होती है, और कॉपर और निकल की हमारे पास 4 होती है। अगला पोस्टुलेट इसका है कि द सेकेंडरी वैलेंसी आर डायरेक्टेड टुवर्ड द फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। तो वो एक ये जो हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी होती है ना, इसमें क्या होता है कि इसकी एक ये डायरेक्शनल होती है, ये फिक्स्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, कल आपने जो देखा था ना चेन थ्योरी का, उसमें चेन थ्योरी में जॉर्ज जेनसन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि वो जो मैंने आपको पीछे अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट पढ़ाए थे। एक एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन था और दूसरा जो था वो एक्सपेरिमेंट ऑफ कंडक्टिविटी था। अब जॉर्ज जेनसन ने ट्राई की थी कि मैं उन एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है, लेकिन उसकी थ्योरी फेल हो गई थी क्योंकि वो फोर्थ कम्प्लेक्स को फुलफिल नहीं कर सकी थी। लेकिन अगर हम वर्नर थ्योरी की बात करें तो इसने क्या किया था ना कि इसने भी उन एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। अब वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे, एक था हमारे पास कंडक्टिविटी का एक्सपेरिमेंट और दूसरा हमारे पास था प्रेसिपिटेशन का एक्सपेरिमेंट। उसने इसको कैसे एक्सप्लेन किया था, थ्रू चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन के ज़रिए उसने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अब अगर आप देखो ना तो आपके पास एक कम्प्लेक्स है, ठीक है, उसने क्या किया, ये COCl3.6 अमोनिया है। अब उसने क्या किया ना कि इस कम्प्लेक्स को चार्ज सेपरेशन किया। अब आप वो देखें कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl3 ये जो है वो -3 में है। तो अगर हम इसकी चार्ज सेपरेशन करें तो एक हमारे पास पॉजिटिव आएगा और 3 क्लोराइड आयन नेगेटिव होंगे।
मतलब उसने क्या किया ना कि जब उसने डिज़ोल्व किया ना इस कम्प्लेक्स को वाटर के अंदर, ये जो आपको कम्प्लेक्स नज़र आ रहा है CO पॉजिटिव 3NH3 × 6Cl3, इस कम्प्लेक्स को जब उसने वाटर में डिज़ोल्व किया तो उसने ये बोला कि ये जो क्लोराइड आयन ये बाहर अटैच है ना, आयोनिकली ये अटैच है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ, तो क्या होगा ना कि ये वाटर में रिलीज हो जाएंगे, सिल्वर के साथ मिलेंगे, तो एज अ रिजल्ट हमें 3 क्लोराइड आयन मिल जाएंगे। उसने बोला कि पहले तो वो जो कम्प्लेक्स है ना आप उसकी चार्ज सेपरेशन करो, पॉजिटिव पार्ट को इलादा करो, नेगेटिव पार्ट को इलादा करो। तो हमने ऐसे ही किया। उसने क्या किया कि कम्प्लेक्स को वाटर में डिज़ोल्व किया, फिर उसने ये बोला कि ये जो 3 क्लोराइड आयन बाहर आपको नज़र आ रहे हैं ना कोऑर्डिनेशन स्फीयर के, ये क्या होंगे ना कि ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है, सिल्वर के साथ मिलके प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास स्फीयर है ना, ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपको नज़र आ जाए, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये ऐसे ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये कंटेन कर रही है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को, ठीक है। अब वो कहता है कि एज 3 क्लोराइड आयन सेपरेट सो दे फॉर्म 3 सिल्वर। अब 3 क्लोराइड एंड सिल्वर के साथ मिलके AgCl को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह उसने जो प्रेसिपिटेशन का एक्सपेरिमेंट था इसको प्रूव किया। लेकिन उसने ये बोला कि अब कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें ना, तो इसने बोला कि ये कम्प्लेक्स 4 आयन की कंडक्टिविटी देगा। क्यों? अब वो 4 आयन की कंडक्टिविटी कैसे बनेगी? हम 3 क्लोराइड आयन होंगे और एक उसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, इसको भी वो आयन काउंट कर रहा है कि 3 क्लोराइड आयन हो गए और एक हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयन हो गया, टोटल 4 हो गए। तो मतलब 4 आयन की कंडक्टिविटी हुई और 3 क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट हुए हैं और 3 आयन प्रेसिपिटेशन। बेसिकली स्टूडेंट ये 2 एक्सपेरिमेंट थे, एक प्रेसिपिटेशन का था, एक कंडक्टिविटी का था। तो उसने क्या किया ना कि कम्प्लेक्स को लिया, उनको 4 सेपरेशन किया, पॉजिटिव पार्ट इलादा किया, नेगेटिव पार्ट इलादा किया। इलादा करने के बाद उसने ये कोशिश की, उसने ये बताया, अगर आप मेरी पिछली वीडियोस जाके देखें या अगर आपने देखी हैं तो आपको पता होगा कि जो सिल्वर जो हमारे पास COCl3.6 अमोनिया का केस था ना, उसमें जो आयन प्रेसिपिटेट हुए थे ना फर्स्ट केस में, वो हमारे पास जो क्लोराइड आयन थे वो हमारे पास 3 थे। और इसके अलावा जो हमारे पास कंडक्टिविटी थी ना, कंडक्टिविटी के टेबल अगर आप देखो तो पहले आयन की जो कंडक्टिविटी थी ना वो 4 थी, ठीक है। तो उसने उसको ये चार्ज सेपरेशन के स्टेप से एक्सप्लेन किया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट, उसने ना उन सब कम्प्लेक्स को किया, जैसे कि आप दूसरा कम्प्लेक्स देख सकते हो, उसने ये बोला कि अगर हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होगा कि ये दो क्लोराइड आयन बायन है ना, ये क्या करेंगे कि ये सिल्वर के साथ मिलके प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और जब ये 2 प्रेसिपिटेट होंगे तो इसने बोला कि ये 2 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए हैं, यानी कि प्रेसिपिटेशन 2 किया है। अगर आप उस टेबल में जाके देखो तो 2 ही क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होंगे। और ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसको उसने कंडक्टिविटी के केस में 1 काउंट किया और 2 क्लोराइड आयन, कंडक्टिविटी 3 की थी और प्रेसिपिटेशन के एक्सपेरिमेंट को देखें तो 2 क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हुए। इसी तरह उसने तीसरे एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बोला कि अब 1 क्लोराइड आयन बाहर है। अब इधर हमारे पास क्या होगा कि जब 1 क्लोराइड आयन बाहर है तो इसमें एक ही सिल्वर के साथ मिलके वो हमें प्रेसिपिटेशन देगा सिल्वर क्लोराइड की। और अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, बेसिकली प्रेसिपिटेशन वो किसको कह रहा है कि कितने क्लोराइड आयन सिल्वर के साथ मिलके प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, जो बाहर होंगे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो इसमें 1 क्लोराइड आयन की कंडक्टिविटी गिन लो और 1 कोऑर्डिनेशन स्फीयर को आपने 1 काउंट करना है। अब मेन जो हमारे पास पॉइंट है ना, वो हमारे पास लास्ट वाला आ जाता है। इसी स्ट्रक्चर को जो हमारे पास जो चेन थ्योरी थी ना वो एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी कि ये कैसे हुआ है। तो लास्ट कम्प्लेक्स को अगर हम देखें तो इसमें अगर आप देखो ना कि ये वर्नर क्या कह रहा था कि उन कम्प्लेक्सेस को वाटर में डिज़ोल्व कर रहा था तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बन रहे थे। अब अगर आप इस कम्प्लेक्स को देखो तो कोबाल्ट की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 6 के 6 अंदर आ गए थे हमारे पास क्लोराइड। तो जब इसने वर्नर ने इस कम्प्लेक्स की चार्ज सेपरेशन की तो उसे ये पता चला कि ये जो कम्प्लेक्स है ना ये न्यूट्रल है। और स्टूडेंट ये ही वो कम्प्लेक्स था कि जिसको जॉर्जनसन की थ्योरी इस कम्प्लेक्स की वजह से ही डिस्कार्ड हुई थी। असल में जॉर्जनसन ने क्या किया था ना कि इन कम्प्लेक्स को चेन फॉर्म में लिख के उसने आइडिया दिया था कि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन इस स्ट्रक्चर को जब उसने चेन फॉर्म में लिखा तो उसकी वो जो था उसकी थ्योरी इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर सकी थी, इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जिसकी वजह से वो डिस्कार्ड हुआ। लेकिन अब जब वर्नर ने इस फॉर्म में इसको लिख के एक कम्प्लेक्स की फॉर्म में जब देखा तो ये एक उसको ये पता चला कि ये ओवरऑल एक न्यूट्रल कम्प्लेक्स है, ठीक है। सो व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर एज नो आयोनिक स्पीशीज अटैच आउटसाइड ऑफ कम्प्लेक्स। आप देख सकते हैं बाकी सब कम्प्लेक्स के बाहर क्लोराइड थे,
लेकिन इस कम्प्लेक्स के बाहर कोई भी क्लोराइड नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि वो सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर चले गए हैं कोबाल्ट की स्कैंडी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। चूँकि कोबाल्ट ने 6 बॉन्ड बनाने थे तो 3 अमोनिया तो थे, तो 3 क्लोराइड जो बाहर थे वो अंदर चले गए। ठीक है, तो अब आप देखो तो व्हेन वी डिजॉल्व इन वाटर सो नो आयोनिक स्पीशीज अटैच आउटसाइड ऑफ कम्प्लेक्स, सो एज अ रिजल्ट देयर वुड बी नो फॉर्मेशन ऑफ AgCl। तो क्योंकि वो प्रेसिपिटेशन तब भी हो रही थी कि क्लोराइड आयन बाहर थे तो उसकी प्रेसिपिटेशन होगी, लेकिन अब कोई क्लोराइड आयन ही नहीं है तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं हुई थी। सिमिलरली इट डज नॉट डिजॉल्व एज वी नो इट इज़ न्यूट्रल, तो ये डिजॉल्व नहीं होगा वाटर में, तो इसमें कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो वर्नर की थ्योरी ने एक्सपेरिमेंट ऑफ कंडक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन दोनों के आंसर दे दिए थे। तो उसने इस वे से दिए थे कि उसने कम्प्लेक्स को लिखा इस वे में। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दिस मेथड ऑफ राइटिंग कम्प्लेक्स इज़ करेक्ट, क्योंकि वर्नर ने इसको कम्प्लेक्स की फॉर्म में, मतलब जो हमारे पास कंपाउंड थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे लिखा था, लेकिन जॉर्ज जेनसन ने उसको चेन फॉर्म में लिखा तो वो थ्योरी डिस्कार्ड होगी। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट ने, क्योंकि इसने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन और इसके अलावा एक्सपेरिमेंट ऑफ कंडक्टिविटी दोनों के आंसर दे दिए थे, सो एट द एंड दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दिस मेथड ऑफ राइटिंग कम्प्लेक्स इज़ करेक्ट। तो ये था सारा वर्नर थ्योरी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम देखें इसकी लिमिटेशन, तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग। इसकी भी कुछ एप्लीकेशन जो लिमिटेशन है वो थी, लेकिन वर्नर थ्योरी ने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। हाँ, काफ़ी कुछ इसकी लिमिटेशन है जो हम देख लेते हैं। वैसे इसने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन और कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, लेकिन अगर हम इसकी कुछ लिमिटेशन देखें तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस। इसने कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस को एक्सप्लेन नहीं किया था, नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अलावा इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड को एक्सप्लेन नहीं किया। इसके अलावा इसने एक्सप्लेन नहीं किया था कि वाई सर्टन एलिमेंट हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कम्प्लेक्सेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको वर्नर थ्योरी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये वाली चीज़ें फिर नेक्स्ट जो थ्योरीज आई थी उन्होंने जो है इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन वर्नर थ्योरी के बारे में इतना ही था। आई होप स्टूडेंट के आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। आज के लिए बस इतना ही। Please like my video and subscribe my channel by clicking the bell icon. Thank you everyone. Allah Hafiz.